Hello, good morning everyone. Welcome to the Manula classes. In the session of daily news analysis, today is 27th of February 2024. You are watching with Naresh Sharma. First of all, we are going to revise previous day session with multiple MCQs. So first of all, just start with the first question, that is, on which day International Mother Language Day, इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं? मदर लैंग्वेज डे, वो भी कौन सा? इंटरनेशनल। तो बताइए, कल हमने इसको डिस्कस किया था, इसमें से कौन सा वो डे है जिस दिन हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट करते हैं? फटाफट आंसर कीजिए, मुझसे पहले आंसर करना है आपको। इसका आंसर है ए, 21 ऑफ फरवरी को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को। Now, next question. International Mother Language Day was started based on the initiative of which country? किस कंट्री के इनिशिएटिव पर इंटरनेशनल मदर डे, जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, उसको स्टार्ट किया गया था? कौन से कंट्री ने इसमें जो है यूनेस्को को सजेस्ट किया था? तो ये पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया या इजराइल, कौन था? फटाफट से बताइए, ए बी सी डी। इसका आंसर है बांग्लादेश, ऑप्शन बी। आपको पता होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, उसके बाद में पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, उसने पूरे बंगाली समाज पर उर्दू को इम्पोज करना चाहा। उर्दू को उनके ऊपर मींस जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की। उसके अगेंस्ट में जो आज का बांग्लादेश है, उस समय का ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो बंगाली लोगों ने ये डिमांड करना स्टार्ट किया कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज को भी रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो उससे जो चिंगारी थी, लैंग्वेज की जो डिमांड थी, वो धीरे धीरे इस लेवल तक पहुंच गई कि पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हुआ, और जिसका नाम हुआ बाद में बांग्लादेश। सो दैट इज द रियलिटी। सो जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, इसको सजेस्ट किया था, इसका इनिशिएटिव लिया था आज के बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कल हमने वीपीएन को डिस्कस किया था। वीपीएन क्या है? जो कंप्यूटर या इंटरनेट या नेटवर्क के फील्ड में, जिसको हम जानते हैं काफी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। क्या इसकी फुल फॉर्म है? ए बी सी डी, चारों में से कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है? आपको बताना है, फटाफट से बता दीजिए कमेंट में। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका करेक्ट आंसर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये कैसा नेटवर्क है? प्राइवेट होता है और उसमें भी वर्चुअल नेटवर्क होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी तीन क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विराट आंसर करो, सादिया फटाफट से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सी रूट इज अंडर अटैक ऑफ हुतीज मिलिटेंट्स? अभी एक रिसेंट सी रूट है जिस पर जो हुती मिलिटेंट्स हैं, ये लगातार अटैक कर रहे हैं वहां से निकलने वाले शिप्स के ऊपर। ठीक है, तो उन शिप्स पर जब ये अटैक कर रहे हैं, तो उसका हमको क्लियर दिख रहा है कि ये रीजन कौन सा है। और इस रीजन को हम कई बार आपके साथ में डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये कौन सा सी रूट है, कल भी हमने डिस्कस किया था। देखो, क्या ए बी सी डी, कौन सा आंसर इसका करेक्ट है? नॉर्थ सी बहुत दूर है, ब्लैक सी बहुत दूर है, रेड सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पता ही होगा कि ऐसे रेड सी है, यहाँ से आगे चल करके ऐसे करके कैनाल जा रही है, जिसको हम कह देते हैं सुएज कैनाल, है ना, जो आगे जा करके मेडिटेरियन सी से कनेक्ट हो जाती है और इधर आपका आ जाता है इंडियन ओशियन। तो इससे कनेक्ट करता है कौन? रेड सी। और रेड सी से कनेक्ट करती है सुएज कैनाल किसको? मेडिटेरेनियन सी को। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत ही पॉपुलर और डिस्प्यूट वाला रीजन है, काफी न्यूज में है बहुत लंबे समय से। तो इसका आंसर हमारा रेड सी हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रेड सी इज द कनेक्टिंग रूट बिटवीन द फॉलोइंग। किस किस के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराता है रेड सी? नॉर्थ सी एंड एडियाटिक सी? नो। जल्दी से आंसर करो फटाफट मुझसे पहले। इंडियन ओशियन एंड मेडिटेरेनियन सी, क्या ये करेक्ट आंसर है? अटलांटिक ओशियन और कैस्पियन सी, या नन ऑफ द अबव? देखो, इसका करेक्ट आंसर है बी। इंडियन ओशियन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराता है आपका
रेड सी। इधर आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका रेड सी है, और फिर यहाँ से स्वेज कैनाल से कनेक्ट हो जाते हैं हम मेडिटेरेनियन सी से। तो इसीलिए रेड सी क्या प्रोवाइड कराता है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का जो अरब सागर वाला, अरबियन सी वाला जो है रीजन है, उसको कनेक्ट कराता है रेड सी किसके साथ में, मेडिटेरेनियन सी के साथ में। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर आंसर क्वेश्चन। बाब अल मंडब स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब, ये किस किस के बीच में है? ए एशिया एंड यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ईस्ट यूरोप एंड वेस्ट यूरोप। किसके बीच में है ये? अब आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर है एशिया एंड अफ्रीका। आपको पता होगा ये ऐसे करके रेड सी है, और यहाँ पर इधर आपका इस साइड में यमन है, और इस साइड में इसका जो है जिबूती है और भी कंट्रीज है यहाँ पर। तो यहाँ से निकल करके जाती है ये स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब, ऐसे करके रास्ता वहां से है। तो एक साइड में एशिया हो गया ऊपर वाली साइड में, नीचे वाली साइड में आपका हो गया अफ्रीका। तो साउथ में अफ्रीका है, नॉर्थ में एशिया है। तो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब जो है वो एशिया और अफ्रीका के बीच मींस जो है उसको कनेक्ट करती है या उसको अलग करती है, उनके बीच में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, रिसेंटली IMEC वॉच सीन इन न्यूज, व्हाट इज दिस? क्या है ये? तो IMEC को हम देख रहे हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था। तो क्या है ये? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, या इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, या इंडिया मेडागास्कर इकोनॉमिक कॉरिडोर, या नन ऑफ द अबव? तो फटाफट से आंसर कीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर है? देखो इसका आंसर है ए, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसका करेक्ट आंसर है। बिकॉज इसी के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने की बात हो रही है, जिसमें रेलवेज, रोड, वाटरवेज, सबके थ्रू इंडिया, फिर इधर मिडिल ईस्ट, और ऊपर फिर आपका क्या, यूरोप, ये तीनों आपस में कनेक्ट किए जाएंगे। यही है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। नेक्स्ट है, IMEC वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ। IMEC का अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये रिसेंटली ही अनाउंस हुआ था। कौन सी मीटिंग में हुआ? A, B, C, D, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट से बता दीजिए। इसका आंसर है G20। जब G20 की मीटिंग हुई थी इंडिया में 2023 में, ठीक है, तो इसी में क्या हुआ था, IMEC का अनाउंसमेंट भी हुआ था कि इंडिया और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और यूरोप के कंट्रीज ये मिल करके इसकी एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे इंडिया के थ्रू। इसी को हम कहते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। G20 की मीटिंग से स्टार्ट हुआ। G20 की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? क्या मुझे बता सकता है कोई कमेंट में? तो G20 की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? एक चीज और बता दो, वर्ल्ड के कुछ ऐसे लीडर्स थे जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। 2 लीडर ऐसे थे जो नहीं आए थे इंडिया में। 2 कंट्री हैं, एक तो हमारा पड़ोसी है और एक थोड़ा दूर है, लेकिन इंडिया का वर्षों पुराना दोस्त है वो। मैंने आपको हिंट भी दे दी, बता दो कौन कौन से ऐसे लीडर थे जो नहीं आए थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नियरेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो किस कंट्री के पास में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? लेबनान, इजराइल, इजिप्ट और ईरान। कल हमने इसको डिस्कस भी किया था, हम जिसमें बात कर रहे थे कि IMEC को अगर हमको फास्ट करना है और इसको डिस्टर्बेंस से बचाना है, तो स्ट्रेट हॉर्मुज को हम क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, और IMEC को हम ओमान के थ्रू निकाल सकते हैं। कल हमने डिस्कस भी किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बहुत ज्यादा पास में है। ऐसे करके ईरान वाला रीजन है, और यहाँ पर है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इधर हो जाता है फिर आपका ओमान। ठीक है, ये वाला रीजन है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे टू रिवाइज योर प्रीवियस डे सेशन। बिफोर ओपनिंग सुएज कैनाल, which was the sea route to reach Europe from Indian Ocean? इंडियन ओशियन से यूरोप पहुंचने के लिए कौन सा रूट हुआ करता था जब सुएज कैनाल स्टार्ट नहीं हुई थी? आप मुझे कमेंट में बताओ कि जो सुएज कैनाल है ये कौन से कंट्री में है, कौन से कंट्री का इस पर मीन्स क्या है, इसका जो सॉवरेनिटी है इसकी, इसका लीगली जो कौन से कंट्री के रीजन में आती है ये सुएज कैनाल, कौन सा कंट्री इस सुएज कैनाल से टैक्स वसूलता है? तो देखो टैक्स वही लेगा जिस कंट्री की ये कैनाल होगी। तो बता दीजिए मुझे इसमें से कौन से कंट्री की है ये सुएज कैनाल। देख लेते हैं कौन सा रूट हुआ करता था। तो देखो
ये ऑप्शन 4 है आपके पास में, फटाफट से मुझे रिप्लाई कर दो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब ये हो गया आपका रेड सी, ये हो गई यहाँ से स्वेज कैनाल, और यहाँ पर हो गया आपका मेडिटेरियन सी, इधर हो गया आपका इंडियन ओशियन, ठीक है, और यहाँ पर हो जाती आपकी अफ्रीका, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो जब ये सी रूट स्टार्ट नहीं हुआ था तो इंडियन ओशियन से जाने वाले कंट्रीज, यहाँ पर देखो आपका मेडागास्कर पड़ता है, ठीक है, यहाँ से होते हुए ऐसे घूमते हुए कहाँ पहुंचते थे, वो यूरोप में पहुंचते थे। तो ये एक्चुअल में रूट हुआ करता था, है ना। तो इसी रूट में यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। यहीं से होते हुए आपका जो क्या नाम है उसका, वास्को ड गामा, वो इसी रूट से होते हुए इंडिया आया था और यहाँ पर पहुंचा था वो, जिस जगह का नाम है कैलीकट, है ना। और वहां का जो किंग था जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया था 1498 में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये कौन सा रूट था, इसी रूट से आया था। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया गया है कि जो वास्को डी गामा है वो कौन से रूट से आया था, तो इसी रूट के थ्रू वास्को डी गामा आया था, दैट इज केप ऑफ गुड होप, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हमने आपको दे दिया, ये रहा आपका आंसर, केप ऑफ गुड होप। अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर पर, क्या क्या आज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अत्तुकल पोंगल, अत्तुकल पोंगल क्या है, देखो अभी रिसेंटली इस त्योहार को, इस फेस्टिवल को क्या है, सेलिब्रेट किया गया है। इसका पूरा नाम है पोंगल एट अत्तिकुल, मीन्स हम इसको अत्तुकल पोंगल बोलते हैं, और ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में। इसकी एक खास बात यह है कि इसमें ओनली विमेन ही पार्टिसिपेट करती है, इसीलिए कई बार इसको महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि जो सबरीमाला टेम्पल है उसमें विमेन, कुछ एज की जो विमेन है वो अलाउ नहीं है, जबकि ये जो अत्तुकल पोंगल है इसमें केवल महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती है, विमेन पार्टिसिपेशन होता है इसमें। अब हम जान लेते हैं इस फेस्टिवल के बारे में क्या है। ये फेस्टिवल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना रिकॉर्ड बना चुका है। मींस ये ऐसा फेस्टिवल है जहां पर सिंगल डे सबसे ज्यादा महिलाओं की गैदरिंग होती है, तो इसी का नाम है अत्तुकल पोंगल। एनुअली होता है, ये एवरी ईयर होता है। अत्तुकल भगवती टेम्पल में जो है ये खीर बनाते हैं, ये लोग महिलाएं वहां पर खीर बनाती हैं, और उसको क्या किया जाता है, उस खीर को ही यहाँ पर पोंगल कहते हैं। ये खीर एक्चुअल में कई सारी चीजों का मिक्सचर होती है, राइस होती है उसमें, चावल, जैगरी, गुड़ होता है उसमें, कोकोनट भी उसमें मिक्स करते हैं, घी भी डालते हैं उसमें, और बनाना एंड अर्थन पॉट्स वगैरह में उसको क्या किया जाता है, परोसा जाता है। प्लस एक बात और है, ये घर से बना करके कुछ भी नहीं लेकर के आते, वहीं पर क्या करेंगे, कुछ ईंट वगैरह लगाएंगे, जो ब्रिक्स होती हैं ऐसे करके, ठीक है, और ब्रिक्स वगैरह लगा करके उसका एक चूल्हा बना देंगे, यहाँ पर उसमें लकड़ी वगैरह लगा करके यहाँ पर फायर जलाते हैं, और उसके ऊपर एक बर्तन रख देते हैं, उसी से यहाँ पर ये खीर जो होती है उसको बनाते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये ईंट दिख रही होंगी आपको, है ना। तो घर से कुछ भी बना करके नहीं ले जाते, सब कुछ यही बनाते हैं, और वो भी मिट्टी के बर्तनों में, है ना। तो देखो सब कुछ कैसा है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें जो खाना, जो ये भोग बनाते हैं, प्रसाद जो बनाते हैं, वो केले के पत्तों पर ही उसका भोग लगाया जाता है। तो कुछ भी इसमें ऐसा यूज नहीं हो रहा जो एनवायरमेंट को क्या करे, हार्म करे। तो कितनी अच्छी बात है ये, ठीक है। पोंगल हैज गेन इंटरनेशनल, अब ये केवल मलयालम तक या केरला तक जो है लिमिटेड नहीं रहा, ये यूएसए और यूके तक पहुंच चुका है, क्योंकि केरला से और इसके आसपास के रीजन से बहुत सारे लोग यूएस और यूके में शिफ्ट हुए हैं, वहां पे जॉब करते हैं या उनके बिजनेसेस हैं, तो वहां पर भी इस फेस्टिवल को वो सेलिब्रेट करते हैं। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर चलते हैं हम, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ये एग्जिट हो गया किससे, FATF की ग्रे लिस्ट से, ठीक है। हम जानेंगे सब कुछ कि FATF क्या है, इसकी ग्रे लिस्ट क्या होती है और कौन कौन सी लिस्ट होती है, सब कुछ जानेंगे। यूएई को 2022 में FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में क्या कर दिया था, जो है डाल दिया गया था, और इट वाज प्लेस ड्यू टू रिस्क, डाला क्यों गया था कि यूएई पर आरोप थे, वहां का जो सिस्टम था, वहां का जो मींस फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत ज्यादा लूप होल्स थे, वहां से टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही थी, ठीक है। इन्वॉल्विंग बैंक्स भी उसमें उनके शामिल थे, ऐसे आरोप थे उन पर, प्रीशियस मेटल्स और स्टोन्स ये भी यूज हो रहा था टेररिज्म के फाइनेंसिंग के लिए। तो जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने यूएई को डाल दिया था किसमें, ग्रे लिस्ट में 2022 में। अब उसके बाद
जब इन्होंने अच्छे से एक्शन लिया टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग है उसके अगेंस्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में, तो इसको 2022 के बाद अब 2024 में आकर के निकाल दिया गया है किससे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से। जान लेते हैं क्या है ये FATF, इसके की पॉइंट्स को कुछ हम समझ लेते हैं। FATF इज इंटर गवर्नमेंटल, मीन्स इसमें बहुत सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट्स क्या है इसमें मेंबर है, तो उन्हीं की बॉडी है जो कि पॉलिसी बनाती है, स्टैंडर्ड सेट करती है पूरे वर्ल्ड के लिए, इसके रिगार्डिंग में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और पेरिस आपको पता होगा फ्रांस में है। ये G7 की एक बार मीटिंग हुई थी पेरिस में, तब 1989 का टाइम था और उस समय इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। मेन पर्पज जो इसका था कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, टेररिस्ट के लिए फाइनेंसिंग ना हो, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज पूरे वर्ल्ड में होती हैं उनको रोकने के लिए, जब उनकी फंडिंग हम रोक देंगे, तो टेररिस्ट की फाइनेंस अगर हम रोक देंगे और मनी लॉन्ड्रिंग को रोक देंगे, तो पूरे वर्ल्ड में जो टेररिस्ट अटैक्स करते हैं, इनोसेंट लोगों को मारते हैं, उस पर भी हम धीरे धीरे कंट्रोल कर पाएंगे। इंडिया इसका मेंबर 2010 में जाकर के बना, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ FATF, नो इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ FATF इन 2010 इटसेल्फ। मेंबर्स की बात करें तो देयर आर 39 मेंबर्स इन दिस FATF, जिसमें 37 ज्यूरिसडिक्शंस आती हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। कौन कौन है, एक तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है और दूसरा है यूरोपियन कमीशन, ये दो है। यहाँ सेटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये दोनों ही जगह से सेम पॉइंट होने चाहिए थे। तो 37 ज्यूरिसडिक्शन, तो मतलब ये तो हो गए सीधे सीधे कंट्रीज, और 2 हो गई इसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूरोपियन कमीशन हो गया, ये अपने यहाँ के कंट्रीज पर जो है काम करता है, और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको जो है ये रेगुलेट करती है, डील करती है उस रीजन से। अब हम बात कर लेते हैं कि FATF है क्या और क्या मैटर है इसका। देखो इसमें 2 टाइप की लिस्ट होती है, किसके पास में, FATF के पास में। एक तो है ग्रे लिस्ट, मींस ये इट्स लाइक वार्निंग, ये वार्निंग देती है कि भाई देखो आप पर एक्शन हो सकता है, आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है, इसलिए अभी आप सुधर जाओ, ठीक हो जाओ। तो दैट आर कंसीडर, और ये किसके लिए वार्निंग देती है जब हम ग्रे लिस्ट में उसको डालते हैं, तो ये ऐसा माना जाता है कि वो कंट्री सेफ हेवन है किसके लिए, सपोर्टिंग टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मींस वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग करना और टेररिस्ट के लिए फाइनेंसिंग करना कैसा होता है, उस कंट्री में इजी होता है। तो ऐसे कंट्रीज को बार बार जो है उनको वार्निंग दी जाती है, फिर क्या कर दिया जाता है, उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब अगर किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। देखो इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाते हैं, कहाँ से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से और ADB से, मींस यहाँ से कोई लोन वोन और ये सारी चीजें नहीं मिलती। रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड है वो बुरी तरह से हार्म होता है। इंटरनेशनल बाइकॉट, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी होती है उस कंट्री को बाइकआउट कर देती है, जैसे कभी पाकिस्तान का हो रखा है। फिर भी अगर कोई कंट्री नहीं सुधरता है ग्रे लिस्ट में डालने के बावजूद, तो फिर उसको डाल दिया जाता है ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट ऑल्सो नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, मींस ऐसी कंट्रीज, ऐसे टेरिटरीज जो FATF के साथ में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। बार बार वार्निंग दे रखी है उनको, ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो उनको भैया सीधा डाल दिया जाता है ब्लैक लिस्ट में। सो दीज कंट्रीज सपोर्ट टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। The FATF revises the blacklist regularly, adding or deleting entry. फिर उनको रेगुलर इसमें डाल दिया जाता है, बाद में फिर इसका रिवीजन तो सब होता ही रहता है, ये तो नेचुरल सी बात है। जो सुधर जाते हैं उनको ब्लैक लिस्ट से फिर बाद में जो है ग्रे लिस्ट में लाते हैं, जब और बिल्कुल ही ठीक हो गए तो ग्रे लिस्ट से भी उनको बाहर कर दिया जाता है। If we talk about the countries which are in the blacklist in current times, तो it is there are 3 countries हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, क्योंकि इनके यहाँ से ये सब के सब किस में है, ब्लैक लिस्ट में है, अभी भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, ध्यान रखिएगा 3 कंट्रीज हैं जिन पर जो है जो कि ब्लैक लिस्ट में इनका नंबर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर ब्लैक लिस्ट में आता है तो क्या, नो फाइनेंशियल एड इज गिवन टू देम, कोई भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, यूरोपियन यूनियन कोई फाइनेंशियल एड इनको नहीं देगी। और दे आर ऑल्सो फेस अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस एंड सैंक्शंस। तो बाकी कंट्रीज के साथ में इनके ट्रेड वगैरह पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाती है।
तो दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ FATF blacklisting. Now we are going to start another top point, that is रायसीना डायलॉग। रिसेंटली अभी इंडिया में रायसीना डायलॉग की क्या चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं और वो अब इस समय फिनिश हो चुकी हैं। तो 9th एडिशन इसका हुआ है और रायसीना डायलॉग कहाँ पर हुआ है, ये न्यू दिल्ली में। रायसीना क्या है, रायसीना हिल है दिल्ली का जो सबसे पॉश एरिया है, जिसमें आपकी पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट का हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, प्राइम मिनिस्टर का हाउस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरिएट है, बहुत सारे मिनिस्टर्स की रेजिडेंसेज हैं, ऑफिस हैं। उसी रीजन को हम रायसीना हिल कहते हैं और उसी जो रायसीना वाला एरिया है उसी को हम भारत सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन ऑफिस भी कहते हैं रायसीना हिल को। ठीक है, तो रायसीना हिल डायलॉग जो है ये एक्चुअली में है किसके लिए, एक कॉन्फ्रेंस है जो कि जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस होती है। इसमें डिस्कशन होता है ऐसे इश्यूज पर जो पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज है। मींस ये एक्चुअल में क्या है, ये एक इंटरनेशनल मीटिंग है। जैसे G20 में वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं वर्ल्ड के बहुत सारे इश्यूज पर, वैसे ही रायसीना डायलॉग में इसका नेता कौन है, इसका लीडर है इंडिया, क्योंकि इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कराता है। और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसका लीडर होता है जो इसको सारे काम इसके देखता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था इन 2016 में न्यू दिल्ली से। तो अब तक इसके 9 सेशन जो है, ये सेशन हुआ है वो 9th सेशन है। ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करता है। इस बार की जो थीम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, नाम रखा है इस थीम का चतुरंग। देखो हिंदी का नाम है, इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी को, अपने लोकल लैंग्वेजेस को, उनको बहुत प्रमोट कर रही है। तो इसका नाम रखा है चतुरंग। क्या क्या इसमें जो डिस्कशन हुए 4 पॉइंट पर हुए, कन्फ्लिक्ट क्या है वर्ल्ड में, उनमें क्या क्या कंटेस्ट चल रहे हैं आपस में, कोऑपरेशन कैसे हो सकता है और हम क्या क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट, तो क्या है ये 4C। इस पर जो है बेस्ड था इस बार का रायसीना डायलॉग। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये रही कि इस बार इसमें पार्टिसिपेटिंग जो कंट्रीज थे, जो इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, वो थे नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज। ठीक है, यूरोप की कंट्रीज हैं ये, इन्होंने रायसीना डायलॉग में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये नॉर्डिक बाल्टिक 8 जो है 8 कंट्रीज हैं, ये कौन कौन से हैं, जान लेते हैं। NB8 इज अ रीजनल कोऑपरेशन। वहां पर जो NB8 है, नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज का 8 कंट्रीज का अपने आप में यूरोप में एक ग्रुप है कि आपस में मिलकर के उन्होंने ग्रुप बना रखा है, जैसे हमने साउथ एशिया में सार्क बना रखा है ना। तो ऐसे ही जैसे इंडिया में बना हुआ इंडियन ओशियन रिम ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है ना, तो ऐसे ही वहां पर उन्होंने बना रखा है। कंट्रीज कौन कौन से हैं इसमें, नॉर्डिक कंट्रीज हैं और बाल्टिक कंट्रीज हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से हैं, क्या है, और बाल्टिक कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दैट व्हाट आर द नॉर्डिक कंट्रीज। तो दीज आर डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। So 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 countries which are part of the Nordic countries or which are known as Nordic countries in geographical and political terms in all over the world. Nordic countries are members of the European Union, जिसमें से आइसलैंड और नॉर्वे को अगर हम छोड़ दें तो ये सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के क्या हैं, मेंबर हैं। नाउ लेट्स सी ऑल दीज कंट्रीज ऑन द मैप ऑफ यूरोप। देख लेते हैं, दीज कंट्रीज आर लिंक्ड, जो पॉलिटिकली आपस में सब जुड़े हुए हैं, उनका डीप हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल सब आपस में कनेक्टेड है, लगभग सेम कल्चर है उनका। एक तो हो गया आइसलैंड, एक हो गया डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्डिक कंट्री, है ना। तो नॉर्डिक कंट्रीज ये कितने हैं, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये वो कंट्रीज हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमेशा बहुत सारी जो इंडेक्स होती हैं ग्लोबल लेवल की, उनको टॉप करते हैं, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे वो डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, या वो इनोवेशन इंडेक्स हो, या पीसफुल लिविंग वाली इंडेक्स हो, या पर यहाँ पर जो है नॉर्मल एजुकेशन या हेल्थ की डेवलपमेंट हो, है ना। ये सारे कंट्रीज उसमें हमेशा टॉप करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर टर्म दैट इज बाल्टिक स्टेट्स। ये बाल्टिक कौन कौन से हैं, इस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। ये 3 कंट्री हैं जो काउंट होते हैं किसमें, बाल्टिक स्टेट्स को माना जाता है। देखो इनको इसलिए कहते हैं
कि ये रहा आपका बाल्टिक सी, और लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये 3 कंट्री हैं, इसको हम कहते हैं क्या, इन्हीं का नाम है बाल्टिक कंट्रीज। तो एस्टोनिया जिसकी कैपिटल है तालिन, और लातविया जिसकी कैपिटल है रीगा, लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी कैपिटल्स को आप लर्न कर लें। एक गजब की बात और आपको देखने को मिलेगी कि यूरोप देखो, यहाँ जो रशिया है वो यहाँ पर है एशिया में, लेकिन रसिया का ही एक स्टेट और एक रीजन यूरोप में भी है जिसका नाम है कालिनग्राड। देख लो कितनी दूर है इसका, है। यहाँ आसपास में थोड़ा सा और देख लीजिए, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है यहाँ पर, इधर आपका स्वीडन हो गया, ये नॉर्वे हो गया, ये डेनमार्क हो गया, है ना। और इधर जब हम नीचे आएंगे तो पोलैंड आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, उधर फ्रांस वगैरह चले जाएंगे, ब्रिटेन हो गया, फिर नीचे इटली, है ना। और इधर नीचे आए जाएंगे तो ग्रीस वगैरह, फिर हम उस साइड में पहुंच जाएंगे, जो बाल्कन पेनिनसुला वाला रीजन हम परसों डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो एक चीज तो हमने ये देख ली कि ये कौन कौन से रीजन है। तो ये तो हो गया आपका बाल्टिक सी वाले स्टेट्स, और ये वाला जो रीजन है ऊपर जब हम चले जाएंगे तो यही हो जाएगा आपका नॉर्डिक कंट्रीज। यहाँ से देख लीजिए आप, ये हो गया आपका नॉर्डिक कंट्री, जिसमें आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। जब नीचे इधर हम आ जाते हैं एड्रियाटिक सी वाले रीजन में, तो इन जो बाल्टिक सी है, तो उस रीजन के कंट्रीज को हम बोल देते हैं क्या, बाल्टिक कंट्रीज। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से कंट्रीज बाल्टिक कंट्रीज हैं और कौन कौन से कंट्रीज जो है नॉर्डिक कंट्रीज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना है। तो आज के सेशन में हमने ज्योग्राफी में भी कई सारी चीजें देख ली। चलो कल के लिए आपके लिए मैं क्वेश्चन का पहले से इंडिकेट कर देता हूँ कि देखो, इनकी मैं कैपिटल आपसे पूछूंगा और इनकी भी कैपिटल आपसे मैं पूछूंगा, है ना। कौन सा कंट्री नॉर्डिक है, कौन सा बाल्टिक है, ये भी आपसे कल हम पूछेंगे, कल की जो है सेशन में। तो आप इनको पहले से ही लर्न कर लीजिए, रिमेंबर रख लीजिए। तो आज हमने कई सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, बाल्टिक क्या है, नॉर्डिक क्या है, रायसीना डायलॉग क्या है, उसकी थीम क्या थी, एफएटीएफ क्या है, कौन कौन से कंट्रीज एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है ना। अभी रिसेंटली यूएई उसमें से बाहर हो गया, इसका एफएटीएफ का कब जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंडिया कब मेंबर बना। फिर हमने देखा कि अत्तुकल पोंगल एक फेस्टिवल है जो कि केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। उससे पहले हमने 10 क्वेश्चन देखे, जो कल जो सेशन हमारा हुआ था पूरा हमने रिवाइज कर लिया था। तो इनको आप साथ साथ में अपने नोट्स में नोट भी करते जाइए। आई होप कि आप ये सब कर रहे हैं। यही आपके लिए लास्ट मोमेंट पर, जब आपके पास में एग्जाम में बहुत कम टाइम रह जाएगा, तब आप इन्हीं नोट्स के बेसिस पर रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपको क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आपको यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो योर फीडबैक्स, योर कंप्लेंट्स, योर आइडियाज, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो वो आप कमेंट्स में हमको देते रहिए, हम डेली क्या करेंगे, आपकी कमेंट्स को उसमें इंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।